मिथुन राशि के जातक जिनका की राशि का स्वामी बुध है, बुध ज्ञान है, बुध बुद्धि है, बुध बनिया है, बुध मैनेजमेंट है, बुध सॉफ्टवेयर है, बुध बैंकिंग है, बुध ऑडिट है। इसीलिए ये लोग पक्के बने होते हैं। बुध राजकुमार ग्रह है, हमारे सोलर सिस्टम का यंगेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा बच्चा जो सूर्य के सबसे ज्यादा करीब और सूर्य के सबसे ज्यादा चक्कर लगाता है। तो ये बालक स्वभाव ही रहते हैं पूरा जीवन। चेहरे पर भी हमेशा बालपन, हृदय में हमेशा बालपन, स्वभाव में बालपन और इनके क्रियाकलापों में भी बालपन होता है। हालांकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि बुद्धि का स्वामी है बुध, जो कि इनकी राशि का देवता है। तो ऐसे हाईली इंटेलिजेंट एंड वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट मिथुन वालों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद, इतना सारा प्यार और इतना सारा आशीर्वाद मुझको देने के लिए। शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद करने के लिए। इतने सारे प्यार से भाव विभोर हूं मैं। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आए कि पहले हमारी राशि का डालिए, तो पहले आपकी राशि का ही डाल रही हूँ। लग्न से शुरू करते हैं। मिथुन लग्न है आपका, तो इसको मिथुन लग्न वाले भी देख सकते हैं और मिथुन राशि वाले भी देख सकते हैं। यानी कि जिनके फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है उनका मिथुन लग्न है, और जिनका चंद्रमा नंबर 3 जहां भी कहीं लिखा है अगर वहां बैठा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों के लिए है। पहले घर में 1 तारीख से 5 तारीख तक स्वराशि अपनी ही राशि में बुध बैठा होगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक का जो समय है वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बुध बुद्धि है, बुध ज्ञान है। जब कभी लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो तो बहुत प्रबल स्थिति होती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुंडली में लग्न ही है। लग्न हमारा पूरा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हम अंदर से जैसे बाहर से जैसे हैं वो लग्न है। तो 1 तारीख से 5 तारीख तक क्योंकि बुध स्वराशि है, 2 अगस्त से हालांकि यहाँ मंगल भी आ जाएगा, मार्गी और उदित, और मंगल के लिए मिथुन राशि शत्रु राशि है। तो 1 से 5 तक का जो समय होगा उस समय कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपकी लाइफ में होंगे। जब पूरा महीने मंगल यहाँ रहेगा और राहु की पंचम दृष्टि होगी तो क्या होगा कि मंगल हमारी बॉडी की एनर्जी है, हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त है मंगल। मंगल वो ताकत है जिससे हम अपने बिस्तर से शरीर पर जमीन पर पैर रखते हैं। शरीर का चलना फिरना, कूदना, उछलना, हर क्रियाकलाप करना मंगल की जो एनर्जी है उससे ही होता है। तो मंगल हमारी फिजिकल एनर्जी, और बुध को अगर हम कहें एक रिफाइंड वे में तो हमारी बौद्धिक एनर्जी जो है वो बुध है, और हमारी फिजिकल एनर्जी मंगल है। तो इस समय क्या होगा, क्योंकि मंगल पहले घर में रहेगा तो आप हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, दौड़ दौड़ कर काम करेंगे। दूसरी बात, आपके जो काम रुके हुए थे वो स्पीड अप हो जाएंगे इस समय। तीसरी बात, मंगल क्योंकि पूर्ण ताकत के साथ लग्न में है तो मंगल एनर्जी के साथ साथ क्रोध भी है, थोड़ा क्रोध भी आपको इस समय आएगा। बात करें दूसरे घर की तो यहाँ बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन 1 तारीख से 9 तारीख तक अस्त रहेंगे। जब बृहस्पति अस्त हो, पहले तो कोई अस्त ग्रह समझिए, क्योंकि सूर्य भी 1 से 17 तक यहाँ पर है। बुध 5 तारीख से 22 तारीख तक आपके दूसरे घर में है, बुध भी 14 तारीख से अस्त है। तो अस्त ग्रह को समझिए, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब चला जाता है तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य की एनर्जी, उसका प्रकाश, उसकी ऊष्मा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने अंदर लगभग छुपा लेता है, समाहित कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ बृहस्पति की और बुध के अधिकार इस समय सूर्य यानी राजा के हाथ में आ जाएंगे। दूसरा घर कुटुंब है, वाणी है, धन का संचय है, खान पान है। सूर्य यानी राजा यानी कुटुंब का मुखिया, आपके पिताजी या कोई हेड ऑफ फैमिली, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप पिता स्वरूप मानते हैं, वो आपके जीवन के और आपके कुटुंब के निर्णय अपने हिसाब से लेंगे। सलाह सबसे ली जाएगी, बृहस्पति यानी देवगुरु से भी, बुध यानी बुद्धि के देवता से भी, यानी बालक से भी, यानी राजकुमार से भी। लेकिन उसके बावजूद जो डिसीजन मेकिंग है वो कुटुंब का मुखिया ही करेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि सूर्य बृहस्पति को और बुध को अस्त किए हुए है।
9 तारीख के बाद जब बृहस्पति अस्त से उदय हो जाएंगे तो क्या होगा कि उस समय बृहस्पति की शक्तियां बृहस्पति के पास वापस आ जाएंगी। बृहस्पति अध्यात्म है, बृहस्पति हमारा धर्म है, बृहस्पति धन है, बृहस्पति संतान है। स्त्रियों के केस में बृहस्पति पति है। बहुत सारे पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास हैं क्योंकि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का हैवीएस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा, सबसे भारी। जिस घर में बैठेगा उस घर को विशालता प्रदान करेगा। दूसरा घर कुटुंब है, कुटुंब में विशालता आएगी, कोई नए लोगों का आगमन, कोई नए एडिशंस, किसी का जन्म, किसी का विवाह या किसी भी प्रकार से परिवार में वृद्धि। दूसरी बात, क्योंकि धन का घर है ये, तो धन का अच्छा खासा संचय और आगमन होगा। तीसरी बात, वाणी का घर है ये, बुध और बृहस्पति जब दोनों बैठे होंगे इसमें, हालांकि सूर्य भी है 1 से 17 तारीख तक, तो 17 तारीख तक ऐसा होगा कि आपकी वॉइस कमांडिंग हो जाएगी। आप थोड़ा सा सख्त भाषा में बात करेंगे जो कि आपके नेचर में है नहीं। आप मिथुन वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं, हार्श, कठोर, सख्त भाषा बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जब सूर्य दूसरे घर में होगा, वाणी के घर में, तो जो आप बोलेंगे वो बुद्धिमत्ता से पूर्ण होगा, ज्ञान से पूर्ण होगा, क्योंकि बुद्धि और अध्यात्म दोनों के देवता दूसरे घर में ही बैठे हैं। लेकिन 17 तारीख तक आवाज थोड़ी सी कड़क, थोड़ी कमांडिंग हो सकती है। सरकार से लाभ, पिता से लाभ इस समय होगा। कुटुंब में पिताजी के निर्णय बहुत समझदारी भरे होंगे, थोड़े से कठोर निर्णय हो सकते हैं। बुध क्योंकि एक सॉफ्ट प्लैनेट है तो कठोर निर्णय ले नहीं पाता है। सूर्य क्योंकि क्रूर है, राजा है, राजा क्रूर नहीं होगा तो शासन करेगा कैसे। तो कुछ कठोर निर्णय आपके बिहाफ पर कुटुंब का मुखिया कर सकता है। धन के संचय को लेकर के हो सकते हैं, कुटुंब के अनुशासन को लेकर के हो सकते हैं, या किसी भी रूप में कुटुंब के एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट को, हित को लेकर के हो सकते हैं ये निर्णय। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ केतु है शत्रु राशि में, सिंह में। सूर्य के घर में केतु ग्रहण दोष बनाता है। मघा में है, मघा नक्षत्र, जिसमें कि इस समय केतु है वो पितृ कृपा को दिखाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बुध 22 तारीख से जब यहाँ आ जाएंगे तो मार्गी हो जाएंगे, हालांकि अस्त अवस्था में ही यहाँ आएंगे क्योंकि सूर्य 17 तारीख से ऑलरेडी यहाँ पर हैं और महीने के अंत तक रहेंगे। तो कुल मिलाकर के तीसरे घर में 17 तारीख से सूर्य, 22 तारीख से बुध और पूरा महीना केतु रहेंगे। अब तीसरे घर को समझिए। तीसरा घर पराक्रम, छोटी यात्राएं, मेहनत, हमारी हॉबीज, हमारी फिजिकल एबिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड ऑल दैट। जब यहाँ सूर्य होगा तो सरकार से लाभ, पहली बात, आप गवर्नमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तीसरा घर कम्युनिकेशन भी है, और सोच के समझ के बड़ी मर्यादित भाषा में कम्युनिकेट करेंगे आप दूसरे लोगों के साथ। तीसरी बात, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। चौथी बात, केतु क्योंकि यहाँ पर है, केतु सेपरेट्स, केतु कट्स, केतु विरक्ति है, मोक्ष है, विच्छेद है, केतु डिटैचमेंट है। तो कुछ लोगों से आपको डिटैचमेंट होगा जिनसे आप पहले बहुत क्लोज थे, जो लोग आपसे छोटे हैं विशेष रूप से, उम्र में है, या तो आपके छोटे बहन भाई हैं, या मित्र हैं, या सर्वेंट्स हैं, आप अटैच थे। पहली बात तो उनसे डिटैचमेंट होगा। दूसरी बात, सूर्य के साथ केतु ग्रहण दोष बनाता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में संभालिएगा शब्दों को, क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, हम कहना कुछ और चाहते हैं, अर्थ कुछ और निकाल लिया जाता है। तो बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स, वन थिंग। Secondly, about the tone of your words, you need to be very very careful. हमने क्या कहा, जितना इम्पोर्टेंट ये है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमने किस टोन में कहा। इसलिए अपने टोन को संभालिएगा, और अगर नहीं संभालते हैं तो फिर उसके परिणामों के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि सूर्य और केतु नवम भाव को, भाग्य भाव को देख रहे हैं जी, है ना। उसके परिणाम आपको फिर भोगने पड़ेंगे। यहाँ पर बुध का मार्गी होना और अस्त होना तीसरे घर में
मैनेजमेंट से रिलेटेड काम, बैंकिंग से रिलेटेड काम, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम, उनमें आपको सफलता मिलेगी और वो आपके भाग्योदय का कारण बनेंगे, क्योंकि ये बुध भी पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा 22 तारीख के बाद। यहाँ पर राहु की सप्तम दृष्टि है, तब जब राहु धनिष्ठा में है। राहु एक छलिया ग्रह है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है आपके, भाग्योदय करेगा, अचानक करेगा, छल से करेगा। जब दृष्टि तीसरे घर पर है, पराक्रम का घर है, आपसे ही कुछ ऐसा करवा देगा, कोई ऐसा पराक्रम जो आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। धनिष्ठा, धन का स्वामी, लेकिन इसका स्वामी मंगल है। धनिष्ठा की जो चिन्ह है ना, उसके जो सिंबल्स हैं, वो है बांसुरी और डमरू, दोनों खाली हैं अंदर से, लेकिन ध्वनि दूर तक जाती है। इस समय आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, जो वर्ड्स आप यूज करेंगे, जो शब्दों का प्रयोग, जिस टोन का प्रयोग आप करेंगे, उसकी ध्वनि दूर तक जाएगी। ये समय मन में खालीपन की भावना, मन के अंदर से खोलो और बाहर से सब कुछ रंगीन, क्योंकि जब खाली बांसुरी में हम स्वर फूंकते हैं तो लय, लोगों को तो लय दिख रही है, लेकिन बांसुरी अंदर से खाली है। डमरू को जब हम बजाते हैं, डमरू अंदर से खाली है, बाहर उसकी ध्वनि लोगों को प्रेरित करती है नृत्य करने के लिए। तो आप दूसरों के लिए तो इस समय बहुत स्वीट, सॉफ्ट, बहुत इंस्पायरिंग होंगे, मगर खुद अपने मन के अंदर खालीपन का एहसास होगा। और ये जो खालीपन का एहसास है ना, इस समय जो आप एक निर्लिप्त कर्म करेंगे, अकर्मा विद डिटैचमेंट, वो ही आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। क्योंकि जब हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रख के कुछ करते हैं तो मन को दुख होता है। इस समय आप जो कर्मा करेंगे ना, उससे आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। आपको लगेगा ठीक है, हम काम कर रहे हैं, जो फल होगा देखा जाएगा, एंड यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स, क्योंकि राहु धनिष्ठा में है, भाग्य भाव में। बात करें चौथे घर की, शुक्र यहाँ पर अपनी नीच राशि में अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, चौथे भाव में। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। शुक्र प्रेम है, वैभव है, धन है, संपदा है, पत्नी है, मटीरियलिस्टिक गेन्स है। चौथा भाव काल पुरुष का हृदय स्थान है। जब चौथे घर में शुक्र होगा तो धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, मटेरियलिस्टिक गेन्स की प्राप्ति, लेकिन नीच राशि में बैठा है। सब कुछ होगा, सब कुछ, लेकिन आप कंप्लीटली डिटैच्ड, अटैच नहीं हो पाएंगे उससे। उन मटेरियलिस्टिक गेन्स को आप भोगेंगे नहीं, जबकि मटेरियलिस्टिक गेन्स विल बी क्वाइट अ लॉट, अच्छी खासी होंगी इस समय आपके पास, इतनी ज्यादा होंगी कि शायद आपको ये लगे कि इतना तो मुझे चाहिए नहीं, इतने की तो जरूरत नहीं है, या आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर, ऑल ऑफ अ सडन यू गेट सच काइंड ऑफ थिंग्स जो आप चाहते थे पहले, आज आ रही हैं वो चीजें, लेकिन अब आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है उससे। मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की सातवीं दृष्टि यहाँ पर है चौथे घर पर। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी। वो कहते थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना इम्पोर्टेंट किसी घर में किसी ग्रह का प्लेसमेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टियाँ हैं। मंगल इस समय चतुर्थ दृष्टि से आपके लग्न में बैठकर चौथे घर को देख रहा है। आपके पेरेंटल प्लेस पर कोई शुभ काम, स्पीड अप होंगे रुके हुए काम, भूमि, भवन, वाहन का निर्माण इस समय आप कर सकते हैं, या वाहन खरीद सकते हैं, या जमीन के लिए बेच से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। जो लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि लग्न का स्वामी मंगल, मंगल अग्नि ग्रह है, जो कि भूमि, भवन, वाहन के अलावा पेट्रोलियम पदार्थों को भी, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जो पेट्रोलियम में है, जो पब्लिक डीलिंग में है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन सब के लिए ये समय अच्छा है। शनि की सातवीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से शनि वक्री चौथे घर को देख रहे हैं। वक्री का मतलब है कोई ग्रह जब उल्टा चलता है, वास्तव में कोई ग्रह उल्टा चलता नहीं है, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। 137 डेज, 137 दिन के लिए शनि वक्री हैं, 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक, काफी लंबा समय है।
कोई ग्रह वक्री कब होता है? सबसे पहली बात तो वक्री होकर के कोई भी ग्रह अति शक्तिशाली हो जाता है। दूसरी बात, कोई ग्रह वक्री अगर हुआ है इसका मतलब ये कि जिस घर में वो बैठा है और जहाँ उसकी दृष्टियाँ हैं, उन घरों से रिलेटेड कुछ गलतियाँ आपसे हो गई थी। कुछ कर्म बाकी थे, कुछ इनकम्प्लीट था, उसको आपको कंप्लीट करके आना है तो ही उसके फल आपको मिलेंगे। अब जब वक्री शनि चौथे घर को देखेगा, चौथा घर माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है, पब्लिक डीलिंग है और कालपुरुष का हृदय स्थान है। तो इन जगहों से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड कुछ गलतियां की थी, कहीं कुछ कमी रह गई थी जिसको अभी आपको पूर्ण करना है। जैसे ही आप उसको पूर्ण कर लेंगे चीजें स्पीड अप हो जाएंगी। तो उन चीजों को स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि लग्न में है मंगल आपके, आपको खुद चल के वहां जाना पड़ेगा या अपनी फिजिकल एनर्जी वहां देनी पड़ेगी, तब वो काम पूरे होंगे। बात करें पांचवें घर की तो तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र चौथे घर में। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। पांचवा घर प्रेम संबंध, संतान, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और हमारा पूर्व जन्म। इस समय पूर्व जन्म के फलों के कारण, शुभ फलों के कारण, जब पांचवें घर का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो या पांचवें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो शुभ फल निकाल करके लाता है हमारे पूर्व जन्म के। तो शुभ फल पूर्व जन्म के आपको मिलेंगे और आपके लिए सुख का कारण बनेंगे, क्योंकि पांचवें घर का स्वामी चौथे घर में यानी सुख भाव में बैठा हुआ है। संतान से सुख, प्रेम प्रसंगों से सुख, विद्या, बुद्धि और ज्ञान से सुख। और इस समय जीवन के लिए किसी विशेष काम की नींव रखी जाएगी जो आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए शुभकारी होगा। यहाँ राहु की नवम दृष्टि है, तब जब राहु धनिष्ठा में है, वही चीज वहां भी दिखाता है। धन का आगमन पूर्व जन्म के पुण्यों से, संतान के जीवन में धन और यश का आगमन, क्योंकि ध्वनि अगर दूर तक जाती है वो यश को, पद को, मान को, प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते कि मेरा नाम दूर दूर तक गया है ना, तो वो क्या हुआ, ध्वनि मेरी दूर दूर तक गई, दैट इज धनिष्ठा। क्योंकि धनिष्ठा के जो सिंबल्स हैं वो दोनों दूर तक जाने वाली ध्वनि को, दूर तक जाने वाली गूंज को दिखाते हैं। तो इस समय संतान की गूंज, विद्या की गूंज, बुद्धि की गूंज, प्रेम प्रसंगों की गूंज, पूर्व जन्म के पुण्यों की गूंज दूर तक जाएगी। बात करें आपके छठे घर की तो यहाँ वृश्चिक राशि और बृहस्पति की यहाँ पंचम दृष्टि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपके प्रथम भाव में बैठा है। आपके अपने एफर्ट से रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा, पहली बात। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जब यहाँ पर है, बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो क्या होगा कि रोग के, ऋण के और शत्रु के नाश में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से, अध्यात्म से खुद ही मदद करेंगे। कुटुंब मदद करेगा। दूसरे घर में बैठा हुआ है बृहस्पति। सातवें घर का स्वामी भी बृहस्पति है। अच्छा, छठे घर का स्वामी मंगल है, सातवें घर का स्वामी बृहस्पति है। अब सातवें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा है। सातवां घर हमारा स्पाउस है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप। दूसरा घर कुटुंब, कुटुंब से या तो आपके स्पाउस को लाभ या स्पाउस से कुटुंब को लाभ, स्पाउस से धन का संचय या कुटुंब से स्पाउस को धन, ये चीजें रिप्रेजेंट करता है। बुध की यहाँ दृष्टि है, मंगल की सातवीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि और केतु की 5वीं दृष्टि है। 4 दृष्टियां आपके सातवें घर पर है। बुध की दृष्टि दिखाती है कि एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट आपकी मैरिड लाइफ में और बिजनेस में होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि दिखाती है कि आपके स्पाउस की लाइफ में, आपके पति या पत्नी की लाइफ में चीजें स्पीड अप होंगी। थोड़ा सा क्रोध वैवाहिक जीवन में आएगा। शनि की दशम दृष्टि यहाँ पर दिखाती है कि कुछ गलतियां थी मैरिड लाइफ में, बिजनेस में, उनको सुधार लीजिए तो ही अब उनका निराकरण, सॉल्यूशन निकलेगा प्रॉब्लम्स का। केतु की 5वीं दृष्टि, केतु मघा में है। पितृ कृपा से वैवाहिक जीवन के और बिजनेस के बिगड़े हुए काम निपटेंगे, पूर्ण होंगे। हालांकि थोड़ा डिटैचमेंट भी रहेगा। केतु की दृष्टि जब तक सातवें घर पर रहेगी, फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट तो रहेगी। बात करें आपके 8वें घर की तो यहाँ मकर राशि जिसका स्वामी शनि दशम भाव में बैठा है। पाताल के घर का स्वामी आसमान के घर में, आसमान भाव में। 8वां घर रिसर्च है, विद्या, बुद्धि, ऐसा जो छुपा हुआ है, छुपा हुआ धन, छुपा हुआ ज्ञान, छुपी हुई बुद्धि, छुपे हुए सारे रहस्य और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है 8वां घर।
8वीं का स्वामी जब दशम भाव में बैठा होगा कर्म भाव में, तो कर्म भाव का मतलब ये है आपके वर्क प्लेस पर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या आपके कर्मों से जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, दशम भाव को हमने बहुत छोटा डिफाइन कर दिया, कर्म स्थान का मतलब सिर्फ वर्क प्लेस, ऐसा नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं जीवन में, कर्म का मतलब हर कर्म, दिन भर में आपने जो सोचा, जो किया, वो सिर्फ जॉब नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस नहीं है। हर कर्म का मतलब है छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा हर एक्शन जो हमने मन से किया, दिमाग से किया, दिल से किया और शरीर से किया, वो कर्म है। तो हमारे कर्मों से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन 137 डेज में 10 दिसंबर तक एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा, जिसके लिए आपके अपने कर्म ही रीजन होंगे, कारण होंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि है, बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, 4 दृष्टियां 8वें घर पर हैं। बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी फीलिंग्स में, आपके कर्म स्थान पर, आपके एक्शन में, आपका वे ऑफ वर्किंग में, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, आपकी कमांड बदल जाएगी, पिता और बड़ों के प्रति आपके विचार बदल जाएंगे। भाई है मंगल, मदद करेगा आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में, पिता मदद करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में। बात करें भाग्य भाव की, सबसे इंपॉर्टेंट राहु धनिष्ठा में अपनी ही राशि में। कुंभ राशि का स्वामित्व जितना शनि के पास है उतना ही राहु के पास भी है, और धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में अब राहु आ गया है। शनि और मंगल का आपस में कोई प्रेम संबंध तो है नहीं। धनिष्ठा धन को दिखाता है, अचीवमेंट्स को दिखाता है, यश को दिखाता है, पद मान प्रतिष्ठा को दिखाता है, गूंज को दिखाता है, दूर तक जाने वाली गूंज को, ध्वनि को दिखाता है। तो इस समय आपका जो भी कर्म होगा वो इस बात से प्रेरित होगा कि लोग मुझे जाने पहचाने, मेरे इस कर्म की गूंज ध्वनि दूर तक जाए, मेरे नाम की, मेरे यश की, मेरे पद की, मेरे मान की, मेरी प्रतिष्ठा की, मेरे भाग्य की, मेरे धन की ध्वनि दूर तक जाए। और ऐसा होगा भी, क्योंकि राहु सडन चीजों को दिखाता है, राहु ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। जो राक्षस से देवता बन गया वो राहु है। इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होगा? भाग्य में ट्रांसफॉर्मेशन, भाग्य से कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी। तैयार रहिए उस चीज के लिए। केतु की यहाँ 7वीं दृष्टि है, बुध की दृष्टि है और सूर्य की दृष्टि है। केतु भी राहु का शत्रु है और सूर्य भी राहु का शत्रु है। थोड़ी हर्डल्स तो आएंगी, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। स्मूथ सेल तो नहीं होगा, मिलेगा बहुत कुछ, विशेष रूप से ऐसा जिसकी गूंज दूर तक जाएगी, लेकिन हर्डल्स भी आएंगे, उसके लिए तैयार रहिए। बात करें 10वें घर की, तो यहाँ शनि वक्री मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है। अंतिम ग्रह शनि, अंतिम राशि मीन और अंतिम नक्षत्र रेवती। किसी कार्य का जबरदस्त समापन होने वाला है कर्म स्थान पर, जिसमें कि कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए शनि वक्री हुआ है कि भैया ये कमियां रह गई थी, इनको पूरा कर लो, तब मैं इसके गजब अल्टीमेट रिजल्ट्स दूंगा। देखिए, लोग शनि को बुरा मानते हैं, मैं शनि को बुरा नहीं मानती। आज तक मैंने अनगिनत हॉरोस्कोप्स देखी हैं और मैंने शनि की महादशा में, शनि के अंतरदशा में या शनि के पीरियड में लोगों को आसमान से जमीन तक भी गिरते हुए देखा है, लेकिन हजारों लोगों को जमीन से आसमान भी पहुंचते हुए देखा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शनि का प्लेसमेंट आपकी हॉरोस्कोप में कहाँ है। आपकी पर्सनल कुंडली में शनि क्या अच्छी स्थिति में बैठा है, क्या दृष्टियां अच्छी हैं। शनि जब मीन में होगा, मैं गोचर की बात कर रही हूँ। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि गोचर एक बहुत ही जेनेरिक प्रेडिक्शन है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए है। काफी हद तक डिपेंड करता है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप कैसी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गोचर का असर आप पर बिल्कुल भी ना हो। आपकी हॉरोस्कोप कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, गोचर का असर तो होगा। तो जब ये शनि वक्री है मीन में 137 दिन के लिए 10 दिसंबर तक, तब तक कर्म स्थान पर कोई बहुत बहुत बड़ा फेर बदल, एक पॉजिटिव चेंज। शुक्र की संजीवनी दृष्टि और बृहस्पति की नवी अमृत दृष्टि है। दोनों गुरु
इसको देख रहे हैं। शनि के साथ शुक्र के तो मित्रवत संबंध है और बृहस्पति के भी अच्छे ही संबंध है, दोनों दृष्टियां अच्छी हैं। मेरे पिताजी कहते थे वैदिक ज्योतिष में किसी ग्रह का प्लेसमेंट जितना इम्पोर्टेंट है, दृष्टियां उससे 100 गुनी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इस समय जब शनि पर बृहस्पति और शुक्र दोनों की दृष्टि होगी, दोनों गुरु, देवगुरु और दैत्य गुरु एक साथ शनि को देख रहे हैं, तब जब शनि वक्री है, बहुत पावरफुल है, तो तीनों मिलकर एक शुभ बदलाव, पिता के जीवन में कोई शुभ बदलाव, कोई बहुत बड़ा काम, सरकार से कोई लाभ, बहुत बड़ा लाभ, आपके जीवन में कर्म स्थान पर एक बड़ा शुभ बदलाव दिखाता है। बात करें 11वें घर की, तो मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है और केतु यहाँ 9th एस्पेक्ट, नवम दृष्टि से इसको देख रहे हैं। केतु और मंगल दोनों आपस में मित्र हैं। केतु की मित्रता सिर्फ 2 के साथ ही है, मंगल और शुक्र के साथ। पहली बात तो 11वें भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठा है, अपने ही एफर्ट से आप लाभ और इच्छा पूर्ति करेंगे। लग्न का स्वामी 9वें या 11वें में बैठा हो, या 9वें या 11वें का स्वामी लग्न में बैठा हो, इससे शुभ स्थिति हो ही नहीं सकती। आपके जो इस समय एफर्ट्स होंगे, जो कोशिशें, जो मेहनत आप करेंगे, उससे जबरदस्त लाभ और जबरदस्त इच्छा पूर्ति होगी इस महीने में। ये महीना बहुत कुछ दे करके जाएगा आपको, बहुत ही शुभ है ये महीना। 12वें घर में वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र 4थे घर में बैठा है। विदेश से लाभ, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से लाभ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लाभ, कोर्ट और कचहरी से लाभ, अस्पताल से लाभ, अनाथाश्रम से लाभ। शनि की तीसरी दृष्टि है, क्रूर दृष्टि यहाँ पर, तब जब शनि वक्री है। हर्डल्स तो यहाँ भी आएंगी हर काम में, लेकिन उसके बाद शनि बारीक से बारीक गलती को रिपेयर करा के चलता है भाई। वो कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जो काम हुआ, उसमें इतना सा भी एक बाल के बराबर कोई मिस्टेक रहना नहीं चाहिए, तब क्लियरेंस दूंगा, ऐसा कहता है शनि। तो शनि जो क्लियरेंस देगा ना, वो गजब क्लियरेंस होगा, क्योंकि इसमें ऑल करेक्ट का टिक होगा। तो थोड़ी बहुत गलतियां जो आपके कर्म स्थान पर, थोड़ी बहुत गलतियां जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, थोड़ी बहुत गलतियां जो बाहर के लोगों के साथ, विदेशी लोगों के साथ, क्योंकि इस समय धन का आगमन विदेश से, एमएनसी से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, दूसरी भाषा, दूसरे धर्म के लोगों से होगा। तो शनि के वक्री होने के समय जो थोड़ी बहुत हर्डल्स या प्रॉब्लम्स आएंगे या करेक्शंस आएंगे या पास्ट की कुछ गलतियां हैं जो आपको इंप्रूव करनी है, उसके लिए घबराइएगा मत। क्यों नहीं घबराइएगा? क्योंकि ये लैक्यूनास, ये गलतियां, ये कमियां आपने ही तो छोड़ी हैं, और जब तक आप इनको करेक्ट करेंगे नहीं ना, तब तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो नहीं देगा शनि। इसके लिए तो आप 100% रेडी रहिए। तो प्रेम से अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में है, चाहे वो वर्क लाइफ में है, कहीं भी है। एक सेल्फ एनालिसिस, उस सेल्फ एनालिसिस को कीजिए और ऑनेस्टली कीजिए, क्योंकि आपकी आत्मा से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है। आप दूसरे को अपनी गलत जगह पर भी प्रूव कर सकते हैं कि मैं सही हूँ, अपनी आत्मा को नहीं कर पाएंगे। आत्मा कहेगी नहीं भाई, मुझे पता है तुमने कहाँ क्या गलती की है। इसलिए ऑनेस्टली सेल्फ एनालिसिस करके ऑनेस्टली करेक्शन कीजिए, तो आपको बहुत 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 अच्छे फल ये शनि वक्री दे देगा। ये है मेरा एनालिसिस अगस्त महीने के लिए। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। मंगल क्योंकि प्रथम भाव में है, तो हनुमान चालीसा कीजिए, ताकि आपके स्वभाव में एग्रेशन, क्रोध ना आए, आप जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय ना लें, क्योंकि ये एक वार्निंग है। मंगल जब प्रथम भाव में होता है तो कभी कभी, क्योंकि मंगल स्पीड है और पहला भाव क्या है, लग्न, बुद्धि भी तो इसी में आती है जी, तो कई बार जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय करा देता है, उससे संभलिएगा। हनुमान चालीसा कीजिए, और थोड़ी से जब कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उस पर 2 बार विचार कर लीजिए क्या नुकसान है। तो हनुमान चालीसा एक आपको करना है, और दूसरा, जब तक शनि वक्री है तब तक अगर हो सके तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जाप कीजिए। ये 2 चीजें अगर आप कर लेते तो इट्स मोर देन एनफ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, बहुत रिसर्च करके। पहली बात तो ये कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात, आपको वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा,
कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं बचपन से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही हूँ। 10 साल की उम्र तक मेरे पिता ने मुझे पाराशरा कंठस्थ करा दिया था। उसके बाद सभी जितने ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन कराया। मैं आज भी पढ़ती हूँ। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं पूर्ण पंडित हूँ, क्योंकि ज्योतिष एक इतना विशाल समुद्र है कि इसको पूरी तरह जानने के लिए 1 जन्म तो क्या 10 जन्म भी कम हैं। तो मैं एक छोटी-सी मैथमेटिशियन हूँ, जो अपने गणित के अनुसार जो सूत्र हमारे ऋषियों ने दिए हैं, उनको लगा करके जो फल मिलता है वो आप तक पहुँचाती हूँ। सही या गलत इसका निर्णय आपके हाथ। तो बताइए ज़रूर कितना सही, कितना गलत? आपके कमेंट्स मुझे मदद करेंगे मेरे रिसर्च वर्क में और ये जानने में कि अगर मेरे कैलकुलेशंस कहीं गलत हैं, तो अगले वीडियो में मैं उनको सुधार सकूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए बहुत जल्दी।